नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया। आपको याद होगा जब मदरसों के सर्वेक्षण का ऐलान हुआ था तो इसका कितना जबरदस्त विरोध हुआ था। कई कई तरह की आवाजें उठी थी। कई राजनीतिक पार्टियों ने, कई कट्टरपंथी मौलानाओं ने कहा कि मुसलमानों को दरअसल जो है कॉर्नर करने के लिए किया जा रहा है। योगी सरकार जो है वो दरअसल अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है। ऐसा करके एक पूरा एजेंडा चलाया गया था, नैरेटिव चलाया गया था। लेकिन ये सर्वे का काम पूरा हो गया। सर्वे का काम पूरा जो हुआ उसमें जो 75 जिले थे वहां से सारी जानकारी आ गई है। और योगी सरकार ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि सर्वेक्षण का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो ये है कि जो तमाम अल्पसंख्यक छात्र छात्राएं हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं, जो छात्र मदरसों में पढ़ते हैं, उनको सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उनका लाभ भी मिले और साथ साथ उनकी जो एजुकेशन है, उनकी सेफ्टी है और उनकी इसके अलावा जो सेहत है, इस सब का जो है ख्याल रखना, ताकि वो रजिस्टर्ड रहे, पता रहे कहां कितने स्टूडेंट हैं, कहां कैसे पढ़ रहे हैं, कौन इन्हें पढ़ा रहा है। ये तमाम चीजें रहेंगी, जानकारी सामने रहेगी, तो फिर उसे सही दिशा में उन बच्चों के भविष्य को बनाया जा सकता है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले भी कहा था, एक बार फिर कहा है। लेकिन बड़ी बात जानते हैं, ये जो विरोध हो रहा था, इसमें कुछ लोग तो राजनीति करने वाले थे और राजनीति करने वाले, उनको मौका मिलना चाहिए। खास करके इस देश में अल्पसंख्यकों के नाम पर राजनीतिक रोटियां खूब सेकी जाती हैं। तो एक तो उन्हें फिर मौका मिला, जो लोग राजनीति करते हैं उनको फिर मौका मिला। उनको लगा चलो इसी बहाने उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर एक बार फिर उंगली उठा दी जाए, एक बार फिर अल्पसंख्यकों में अविश्वास पैदा कर दिया जाए। तो कुछ लोग तो राजनीति कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा क्या कुछ आवाजें इसका विरोध इसलिए कर रही थी क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो जानकारी सामने आई है सर्वेक्षण के बाद, करीब करीब 9,000, 8,500 से ज्यादा, 8,500 से ज्यादा जो मदरसे हैं वो गैर कानूनी तरीके से चल रहे थे। गैर कानूनी तरीके से। क्या इसको छिपाने के लिए ये तमाम विरोध हो रहा था? और फिर सवाल उठता है कि अगर आप इसको छुपाना चाहते थे तो इसके पीछे मकसद क्या था? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट जानकारी और है, और वो ये है कि उत्तर प्रदेश नेपाल से सटे जिलों में ये जो अवैध मदरसे चल रहे हैं, करीब करीब 500 अवैध मदरसे उत्तर प्रदेश नेपाल के बॉर्डर पर चल रहे थे। अब आप इसको लिंक कीजिएगा, इसका मतलब क्या, मायने क्या है, हम डिबेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो इसको हम समझने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन ये तमाम चीजें आप लिंक कीजिएगा कि सरकार सर्वेक्षण का कहती है ताकि पता चले बच्चों का भविष्य कैसे बनाना है, क्या करना है। सरकार ने तो अपना मिशन स्पष्ट कर दिया। सरकार का मिशन साफ है। हालांकि मिशन अभी अधूरा, अभी सर्वे पूरा, मिशन अधूरा। यह मेरा आज का शीर्षक है। तो सरकार ने का मिशन अभी अधूरा है, लेकिन उन लोगों का मिशन क्या था जो दरअसल इस सर्वेक्षण का विरोध कर रहे थे और इसे अल्पसंख्यक विरोधी कदम बता रहे थे। दो टूक में आज इसी पर चर्चा होगी। इससे पहले आगे बढ़ें, आइए ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मदरसों के सर्वे का जो काम शुरू किया था वो लगभग पूरा हो गया है। राज्य के सभी 75 जिलों में यह काम पूरा होने के बाद 8,496 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चलने की जानकारी सामने आई है। अब तक 60 जिलों ने मदरसा सर्वे की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। बाकी 15 जिले 15 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। एक बार सभी जिलों से रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। मदरसों के सर्वेक्षण का जब योगी सरकार ने ऐलान किया था तो उसका कई राजनीतिक दलों और कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं ने कड़ा विरोध किया था। हालांकि कई मौलानाओं ने इस फैसले का स्वागत भी किया था। वो हाफिज होते हैं, पढ़ाते हैं। आप वो वाला काम कर रहे हैं कि एक आदमी घर से निकला, उसने कहा हम मंदिर जाएंगे पूजा करने।
आप रास्ते में उसको पकड़ लिए और आपने कहा नहीं ये पकड़ो तुम लैपटॉप और ये अमिताभ बच्चन की सीडी, पहले ये लैपटॉप पर सीडी देखो, पिक्चर देखो, उसके बाद जाओ पूजा करने। भाई वो अपने धर्म के अनुसार पालन कर रहा है, आप जबरदस्ती उसके धर्म में कड़मंडल डाल रहे हैं बीच में, ये ठीक बात नहीं है। आप रवैया बदलिए। मुसलमानों के जो रिचुअल्स हैं, जो मुसलमानों की आस्था है, आप उसमें अड़ंगा मत डालिए, ये ठीक बात नहीं है। अगर गवर्नमेंट आपसे किसी चीज का सवाल करती है, आप उसका जवाब दीजिए। हुकूमत हमारी है, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, वो हमसे पूछती है, सर्वे करती है, हम उसका जवाब देंगे। हम न पहले ये कहते थे कि एक कम्युनिटी को टारगेट बना रहे हैं, न हम आज कहते हैं। गवर्नमेंट ने हमसे एक सवाल किया, हम उस सवाल का जवाब दे रहे हैं। इस सवाल के जवाब में कोई विरोध और मुखालफत नहीं है। योगी सरकार की तरफ से सर्वेक्षण का काम पूरा होने के बाद ये साफ कर दिया गया है कि सरकार का मकसद अल्पसंख्यक छात्रों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा उपलब्ध कराना है। सरकार ने साफ कहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास ही हमारा प्रमुख लक्ष्य है। इसी आधार पर योजनाओं को लागू किया जाएगा। लेकिन मदरसों के सर्वेक्षण का सबसे चौंकाने वाला पक्ष ये है कि नेपाल बॉर्डर के पास 491 अवैध मदरसों के बारे में पता चला है। कई एजेंसियों का मानना है कि देश की सुरक्षा के लिहाज से ये एक खतरनाक ट्रेंड है। कुछ महीने पहले ही असम सरकार ने भारत विरोधी गैर कानूनी गतिविधियों के आधार पर 3 मदरसों को ध्वस्त किया था। असम में यह भी सामने आया कि कुछ बांग्लादेशी नागरिकों ने मदरसों की आड़ में फर्जी तरीके से शिक्षक बनकर गैर कानूनी कामों को अंजाम दिया। असम पुलिस ने 2016 से अब तक राज्य में 84 जिहादियों को पकड़ा है। इनमें से 10 का संबंध मदरसों से था। इसलिए अब असम सरकार ने भी राज्य में संचालित 2500 मदरसों पर खास निजी प्रबंधन के जरिए पैनी निगाह रखने का लक्ष्य तय किया है। तो आपने रिपोर्ट देखी और इसी को लेकर आज की डिबेट, आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 2 टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने है जिस पर आज की डिबेट होगी। मेरा आज का सवाल, यूपी के सर्वे में 8000 से ज्यादा गैर कानूनी मदरसे, क्या इसे छिपाने के लिए ही सर्वे का हो रहा था विरोध? यह मेरा सवाल है। सवाल एक बार फिर सुनिए। यूपी के सर्वे में 8000 से ज्यादा गैर कानूनी मदरसे, क्या इस तथ्य को छुपाने के लिए ही सर्वे का हो रहा था विरोध? ये मेरा सवाल है और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ फिलहाल 4 मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मौलाना नदीमुद्दीन जी, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के। मेरे साथ से इस वक्त जुड़े हुए हैं फिरोज बख्त अहमद जी, स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। फिरोज बख्त अहमद जी शिक्षाविद हैं। मेरे साथ शिवम त्यागी स्टूडियो में जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मेरे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जुड़े हैं, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हो सकता है जल्दी मेरे साथ एक और मेहमान जुड़े, लेकिन मैं शुरुआत कर रहा हूं मौलाना नदीमुद्दीन जी आपसे। मौलाना नदीमुद्दीन जी, 8000 से ज्यादा जो मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में, वो गैर कानूनी तरीके से चल रहे थे। करीब करीब 500 इनमें से बॉर्डर एरिया में, नेपाल के बॉर्डर पर चल रहे थे। क्या मायने हैं इसके? आप म्यूट पर हैं मौलाना नदीमुद्दीन जी, आप म्यूट पर हैं। हाँ बोलिए। ठीक है। गैर कानूनी का क्या मतलब है? जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो गैर कानूनी है। इतने ऐसे स्कूल हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैं कहता हूँ कि क्या नेपाल के बॉर्डर पर मदरसा होना गलत है? अगर मदरसे के अंदर कहीं आतंकवादी गतिविधियां हैं तो क्या कभी किसी मुसलमान ने उसकी खिलाफ मुखालिफत किया है? अगर मदरसों में कुछ गलत हो रहा है तो सरकार कार्रवाई करे। मान्यता अगर जिनको नहीं है उनको मान्यता दे। मैं कहता हूँ कि मदरसे में जाते कौन है? गरीब बच्चे जाते हैं, यतीम बच्चे जाते हैं। अगर मदरसे में आतंकवाद की तालीम हो रही तो बोर्डों में क्या हो रहा है? नेटलाइट कहाँ पड़े हैं? यही मदरसे जिन्होंने जंगी आजादी में सबसे बड़ा रोल प्ले किया, यही फिरोज अहमद बख्त है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कहाँ के पढ़े थे? और मैं कह रहा हूँ कि फखरुद्दीन अली अहमद कहाँ के पढ़े हुए थे? APJ अबुल कलाम कहाँ के पढ़े हुए थे? जाकिर साहब कहाँ के पढ़े हुए थे? और हमारे तेलंगाना आंध्रा के 92 के पहले चीफ मिनिस्टर जी किशन राव, ये मदरसे के पढ़े हुए थे।
तो मदरसे में कहीं गड़बड़ है, उसको दूर करिए, मगर ये सीधा आरोप लगाइए कि मदरसे नहीं, आतंकवाद के मैंने बिल्कुल नहीं। एक मिनट सुनिए मौलाना नदीमुद्दीन जी, मैंने तो आपसे आपकी राय पूछी, ये तथ्य सामने रख के मैंने कहीं नहीं कहा कि मदरसों में आतंकवाद, मैंने कहीं नहीं कहा। शुरू से आप देख लीजिए, मैंने कहा लोग इसके अर्थ अपने अपने निकालेंगे, मैंने कहीं नहीं कहा। लेकिन आपने ये कहा, आपने जैसे कहा, तो इसका मतलब आप स्वागत करते हैं ना। आपने कहा ना अगर कुछ गलत हो रहा है और अगर नहीं रजिस्टर्ड है तो उनको रजिस्टर कीजिए, तो इसका मतलब सर्वे जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कराया वो तमाम ये जानकारी सामने आ रही, तो इसका जिसमें करीब करीब 8-8,500 से ज्यादा जो है वो रजिस्टर्ड नहीं थे, तो इसका मतलब आप सर्वेक्षण का स्वागत करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सही किया? बिल्कुल, उसके अंदर अगर कुछ खूबी है, खामी है तो सरकार दूर करे, अगर मान्यता नहीं तो सरकार मान्यता दे। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, अगर खामी खूबी तो तब पता चलेगी जब आप सर्वेक्षण कराएंगे। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी ने एक बेहतरीन काम किया, इसका तमाम राज्य सरकारों को इसका अनुसरण करना चाहिए। देखिए, सरकार के नियत पर सवाल है, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार कल क्या, अभी देखिए उनके दो मंत्री कंफ्यूज हैं, दानिश कुछ अलग कह रहे हैं और धर्म सिंह कुछ अलग कह रहे हैं। दानिश कह रहे कार्रवाई नहीं होगी और धर्म सिंह कह रहे कि जिनको मान्यता नहीं होगी उन पर कार्रवाई होगी। तो पहले तो सरकार कंफ्यूज है, हम स्वागत करते हैं, मदरसे के अंदर कहीं खामी है आप दूर करिए, जिनको मान्यता नहीं उनको मान्यता दी। ओके, ठीक है। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आपने जो है जिक्र किया, आपने मौलाना आजाद साहब का जिक्र किया कि वो भी मदरसों के पढ़े हुए थे, तो अभी क्योंकि आज उनकी जन्म तिथि भी है, आज उनका जन्मदिन भी होता है, तो मैं आज ही उनके लेकर एक लेख छपा है, वो फिरोज बख्श साहब उसमें डिटेल से बताएंगे, लेकिन वो उनके ऊपर एक लेख छपा, उस लेख का एक हिस्सा पढ़ देता हूं आपकी जानकारी के लिए। वो ये लिखते हैं, और ये हिस्सा जो है किसी और नहीं बल्कि इतिहासकार जो इरफान हबीब हैं उनका एक लेख का हिस्सा है। और इरफान हबीब लिखते हैं कि मौलाना आजाद 19वीं सदी के आखिर के इस्लामी मदरसों की शिक्षा प्रणाली, 19वीं सदी के आखिर में उन्होंने इस्लामी मदरसों की शिक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रमों पर सवाल उठाते हुए कहा था कि ये एक प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी जो अब हर दृष्टि से बेकार हो चुकी है, हर दृष्टि से बेकार हो चुकी है। पढ़ाने का तरीका दोषपूर्ण है, पढ़ाए जाने वाले विषय बेकार हैं, पुस्तकों के चयन में कमी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री ने कहा था। और आप सोचिए कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री ने कहा था कि दोषपूर्ण है, किताबों में कमी है और जो है तरीका दोषपूर्ण है। लेकिन आज जो है इतने साल बाद योगी आदित्यनाथ को इस जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि मौलाना आजाद का जो सपना था उसको पूरा करने के लिए बीच में तमाम सरकारें डब्बा गोल हो गई क्योंकि उनको मुस्लिम वोट चाहिए थे। देखिए साउथ के अंदर रिफॉर्म हुआ है, मदरसे देखिए 17वीं सेंचुरी तक दीन और मॉडर्न एजुकेशन के साथ हमारे मदारिस में पढ़ाई होती। सर मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूं सर, मैं किसी चीज को चैलेंज नहीं कर रहा हूं सर, मेरा भाव समझिए मैं क्या कह रहा हूं, मेरा भाव नहीं सर, मेरा भाव समझिए ना मैं क्या कह रहा हूं। आपने ये कहा कि वो वहां के पढ़े थे, मैं कह रहा हूं अब मैंने उन्हीं का बता दिया कि वो खुद क्या कहते थे मदरसों को लेकर, और मैं सिर्फ यही कह रहा हूं और मैं सवाल उन राजनीतिक पार्टियों पर उठा रहा हूं जो इतने साल तक इस देश में राज करती रही और जिन्होंने भारत के पहले शिक्षा मंत्री के मदरसों को लेकर दिए गए जो उनका मत था उसकी अवहेलना करते रहे, और जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार ने जिम्मा उठाया वैसे ही जो है उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट रुकिए मौलाना साहब, मैं आऊंगा, एक मिनट मौलाना साहब, मैं आऊंगा 1 मिनट। तो भुवन भास्कर जोशी जी, आपको लगता है कि आपकी सरकार भी, आपकी पार्टी भी थी जिसने विरोध किया था, लेकिन ये तो पूरी डिबेट जहां जा रही है, बहुत शानदार काम किया उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने, उसका तो स्वागत करना चाहिए। देखिए अशोक जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं इसका जवाब दूंगा। आशा है मैं बिना इंटरप्ट किए अपनी बात को रख पाऊंगा। हमारा मानना है कि जब से योगी सरकार बनी है, ना तो उनकी नीति ठीक है, ना उनकी नीयत ठीक है, और ये दिशाहीन सरकार है। क्योंकि आज 2 मंत्रियों में फुटोवल की स्थिति है। अल्पसंख्यक के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त जो है दानिश अंसारी जी, आज उन्होंने एक बयान दिया जिसे मैंने अध्ययन करा। उन्होंने कहा है कि हम लोग इस पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जो गैर मान्यता प्राप्त, जिसे आप बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं गैर कानूनी, उसका केवल एक ही आशय है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसे।
क्योंकि वहां पर यतीमों के बच्चे, गरीबों के बच्चे वो पढ़ते हैं जो फीस नहीं भर सकते बड़े कॉलेजों की, बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूटों की। तो निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं इसके साथ साथ आज फुटबॉल की स्थिति कैसे है, क्योंकि इनके धर्मपाल सिंह जी जो मंत्री जी है उनका बयान आ जाए, उन्होंने क्या कहा, अल्पसंख्यक मंत्री है, उन्होंने कहा कि इन पर कार्रवाई होगी। पहले तो सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ये बताने का काम करे प्रदेश को कि क्या इन पे कार्रवाई होगी, क्या उन पे कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि सरकार यहाँ पर टोटल कंफ्यूज दिखाई देती है। समाजवादी पार्टी की क्या चिंता मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारी चिंता उन शिक्षकों के प्रति है जिन्होंने पूरा जीवन मदरसों में शिक्षा देने में लगा दिया। आज उनके लिए रोड मैप क्या है सरकार के पास, क्या योगी सरकार बताने का काम करेगी? हम पूछना चाहते हैं कि जो लोगों को मान्यता नहीं प्राप्त है उनको मान्यता देने के लिए और कानून के दायरे में लाने के लिए योगी सरकार के पास क्या रोड मैप है? निश्चित तौर पे हम कहना चाहते हैं ये केवल एक निश्चित तौर पे एक धार्मिक इनका एक दृष्टिकोण रहता है कि एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट करा जाए। तो हम उसको प्रोफेसर जोशी, आपका ये जो सवाल है, ये मैं एक सवाल वैलिड मानता हूं कि आपने कहा रोड मैप क्या, ये जाहिर सी बात है। तो सरकार, अब अगर आपको दो मंत्रियों के बयानों में भ्रम दिख रहा है तो वो ठीक है, वो हो सकता है, वो आपकी चिंता जायज हो सकती है, मैं उस पर सवाल नहीं उठाता। ये भी तो ठीक है कि भाई रोड मैप क्या होगा ये अब जानने की उत्सुकता सब में है, रोड मैप क्या होगा। लेकिन मेरा मूल सवाल तो ये है कि आप पहले ही दिन से जो है, जब एक सरकार कोई फैसला लेती है, आप पहले ही दिन से उसके ऊपर उंगली उठा देते हैं, पहले ही दिन आप उस पर हमलावर हो जाते हैं, पहले ही दिन आप कह देते हैं ये गलत। जबकि मैं ये कह रहा हूं, पूरी डिबेट में आप सुनिए, अभी मौलाना नदीमुद्दीन और मेरे बीच जो बात हुई, ये तो बहुत बेहतरीन कदम है। अगर गैर, आपने कहा कि ठीक है, आपने कहा कि गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक है, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, पर सवाल यह कि गरीबों के बच्चे क्या पढ़ते हैं, उनको क्या पढ़ाया जा रहा है? क्या गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं तो आप उनको कुछ भी पढ़ा देंगे, आप उनको कुछ भी बता देंगे, ऐसा पाठ पढ़ा देंगे कि वो जिंदगी में कुछ कर ही ना पाए? वो आखिर अगर गरीबों के बच्चे हैं तो उनका भी तो मुस्तकबिल बढ़ना चाहिए, वो भी तो आगे बढ़े, वो भी तो अच्छे नागरिक बने, वो भी तो अच्छे प्रोफेशनल बने। और सरकार इसीलिए कर रही है, सरकार ने तो साफ कहा, अब कार्रवाई से आप कुछ भी मतलब निकालते हुए, लेकिन सरकार ने जो कहा वो तो बड़ा स्पष्ट है। उससे तो आप तो, इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग जल्दबाजी में हर चीज का विरोध कर देते हैं क्योंकि आप विपक्ष में, पर वो तरीका नहीं है सर। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। अशोक जी, मैं इतना कहना चाहता हूं, जो सरकार है दिशाहीन है, सरकार के पास कोई इसके लिए नीति नहीं है, ना उनकी नीयत ठीक है। और निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, मदरसों ने देश को, अब्दुल कलाम का उदाहरण आप दे देते, मौलाना आजाद का उदाहरण देते, देश को विभूति देने का काम किया। और निश्चित तौर पर यह जो सरकार जब टारगेट करती है उनको बार बार वैसे शब्दों का प्रयोग करती है कि आतंकवादी देने का काम करते हैं, आतंकवादी देते हैं, निश्चित तौर पर यह मदरसों को बदनाम करने की कोशिश है। हमारी सरकार की नीति, नीयत और इनके जो दिशाहीन सरकार है इसके खिलाफ लड़ाई। सर, आप लोग बार बार कह रहे हैं आतंकवादी देने का काम करती है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी एक जानकारी दे दूं, वो आपने रिपोर्ट में भी देखा कि कई पकड़े गए हैं, कई आतंकवादी मदरसों से जिनका लिंक पकड़ा गया। असम में तो 10 से ज्यादा पकड़े गए। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं, जो जिहादी गतिविधियों में शामिल थे 10 असम में पकड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर में जो हिंसा हुई थी ना, सुल्तानपुर, ये देखिए रिपोर्ट मेरे पास है, सुल्तानपुर हिंसा में मदरसा कनेक्शन, 10 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन पर हुए हमले का मदरसा कनेक्शन सामने आया है। इसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक पथराव करने वाला आरोपी जो है उस मदरसे का छात्र है जहां से हिंसा शुरू हुई थी। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखा हूं, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अगर सरकार कोई कदम उठाती है तो एकदम से सरकार के ऊपर टूट नहीं पड़ना चाहिए कि सरकार बैकफुट पर आ जाए। शिवम त्यागी, क्या आपको नहीं लगता कि ये पूरा उदाहरण मामला यही है कि भाई ये सरकार ने कदम उठाया, इंतजार करना चाहिए था इसका क्या होगा? अगर सरकार कुछ ऐसा काम कर रही है जो गैर कानूनी है, सरकार उनके ऊपर, मदरसों के ऊपर कुछ जो है गलत तरीके से कर रही है, तो आप बोलिए, लेकिन पहला कदम उठाते ही विरोध शुरू हो जाता है इस देश में। मौलाना आजाद के बाद तो मुझे लगता है इस देश में शिक्षा बहुत बड़े स्तर पर बदल गई और दुनिया में तो शायद एक अलग ही लेवल पर हम पहुंच गए हैं। लेकिन वहां से शुरू ना करके मैं आपसे पूछना चाहता हूं अशोक जी, आप जब से आपने पत्रकारिता शुरू की होगी, मेरा ख्याल 10 या 15 साल या 20 साल पहले, जब भी 30 साल पहले 30, अब आपका चेहरा देख के, त्वचा देख के उम्र का पता नहीं चल पा रहा है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, खैर। लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि जब 30 साल पहले आपने पत्रकारिता शुरू की थी तो ये इंस्ट्रूमेंट, ये तमाम चीजें, ये सोशल मीडिया, ये स्टूडियोज और ये कम्युनिकेशन के माध्यम क्या सब ऐसे ही थे? नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं थे।
आज जब हम 21वीं सदी में आ रहे हैं तो पत्रकारिता पूरी तरीके से बदल गई है। आपको कुछ भी कहना है 4 लाइनों में आप ट्विटर पर लिख सकते हो, थोड़ा और बड़ा कहना है आप उसको फेसबुक पर कह सकते हो, थोड़ा और बड़ा कहना है अपने शो में विस्तार से उस पर चर्चा कर सकते हो। ये सारे माध्यम आप अब से 30 साल पहले अवेलेबल नहीं थे। एक सिचुएशन, एक सिस्टम जिसमें मौलाना आजाद पढ़े, जिसमें कहा जाता है कि राजेंद्र बाबू देश के पहले राष्ट्रपति भी पढ़े। मैं सम्मान करता हूं उस बात का, कहीं कोई दो राय नहीं है। जो पढ़े उनका सम्मान है, वो इस देश के बड़े लोग थे, बड़े नेता बने, बहुत बेहतर, शानदार। लेकिन माफ कीजिए 21वीं सदी में अब चीजें बदल गई हैं। या तो उनको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, रेजुविनेट करना पड़ेगा, चीजों को बेहतर करना पड़ेगा, या फिर उनको हटाना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप ये करने को तैयार नहीं होते हैं तो माफ कीजिए, आप वहां पर पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य से, इस्तकबाल से खेल रहे हैं। और इसका अधिकार इस देश में किसी सरकार, किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री को नहीं है। मुझे लगता है एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह होती है कि हमारी जो आने वाली पौध है, जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाले बच्चे हैं, उनका भविष्य बेहतर हो, उनको नई चीजें मिले। एक तरफ हम ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की बात करते हैं, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी खुद पढ़कर बाहर से आते हैं। एक तरफ मैं अगर खुद की बात करूं, मेरे देश के जो शिक्षा मंत्री की तो आपने बात की, मौलाना आजाद, उसके बाद फखरुद्दीन अली हुए, वो भी बाहर से पढ़ के आए, अच्छी देश की और दुनिया की यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए। और आप आज 21वीं सदी में कहते हैं गरीब के बच्चे को कि नहीं मदरसा पढ़ेगा। ओवैसी साहब का बच्चा जो है विदेश में, उनका बच्चा विदेश में पढ़ेगा, ऐसे एक मदरसे में पढ़ा, हाँ, लेकिन गरीब के बच्चे को कुछ नहीं हो, हाँ, वहां उनको कहेंगे नहीं मदरसा पढ़ो जी। मदरसे को ऐसे कर रहे हैं, मदरसे को टॉन्ट कर रहे हैं, मदरसे में लड़ाई करा रहे हैं, मदरसे में हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं, मदरसे में सरकार एजेंडा ढूंढ रही है, मदरसे में जो है हमें परेशान किया जा रहा है, मुसलमान को दबाया जा रहा है, मुसलमान के हकूक की बात नहीं की जा रही है। आप कब तक ये एजेंडा गरीब और गरीब मुसलमानों के सर पर रखकर चलाते रहेंगे? मुझे लगता है हमें बदलना पड़ेगा ही। समय के साथ अगर चीजें नहीं बदली तो वो खत्म हो गई। छोटे से एग्जांपल के साथ मैं बस इसको विराम दूंगा। नोकिया के सीईओ ने एक बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो वो रो दिए थे। उनसे पूछा गया कि दुनिया का और खासतौर पर हिंदुस्तान का नंबर 1 सेल फोन जो है उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि कंपनी बैठ गई। उसने कहा कि हम समय के साथ चल नहीं पाए, टेक्नोलॉजी अपडेशंस नहीं कर पाए। अगर आप इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदलेंगे, चीजों को बेहतर नहीं करेंगे, तो आप अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देंगे और उसके जिम्मेदार आप हैं। और आज अगर कोई मुख्यमंत्री या फिर इस देश के प्रधानमंत्री इस बीड़े को उठाकर चलना चाहते हैं कि चीजें बदलनी पड़ेंगी, तो आप अगर उनको नहीं करने देंगे तो आप उससे ज्यादा बड़े गुनहगार हैं। बिल्कुल। फिरोज बख्श जी, एक मिनट मौलाना जी रुकिएगा। फिरोज बख्श जी, सवाल ये कि ये मॉडर्नाइजेशन, मदरसों का मॉडर्नाइजेशन हो, ये पूरी जो एक मुहिम है, ये मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने इसको लगातार कहते रहे मदरसों का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, लेकिन विपक्ष बार बार जो है इसको मुस्लिम विरोधी कदम बताता है। और बहुत सारे लोगों को, क्योंकि विपक्ष इस तरह से कहता है, एक छवि बना दी गई है योगी और मोदी जी की, वो तो भाई जो करेंगे मुस्लिम विरोधी होगा। उसके कारण बहुत सारे जो मुस्लिम हैं उनको भी लगता है कि भाई ये बड़ा गलत हो रहा है। तो आपको लगता है कि ये लोगों की अब आंखें खुल जानी चाहिए? ये तथ्य हमारे सामने हैं। सरकार की मंशा को लेकर शुरुआत पहले से सवाल उठा देना, अभी तक सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन अभी से सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कैसे देखेंगे? देखिए अशोक भाई, मैं बता दूं, अभी आपको मैं बहुत गौर के साथ सुन रहा था, जो आपकी नरेशन थी, इंट्रोडक्शन था, उसमें आपने 4 अल्फाज का इस्तेमाल किया। वो 4 अल्फाज थे कि बच्चों की सेहत और सेफ्टी और सर्वांगीण विकास के लिए ये सर्वे किया जा रहा है। इसी का हवाला आपने इरफान हबीब के आर्टिकल, जो कि मौलाना आजाद को उन्होंने कोट किया है, ये बिल्कुल वही बात है। शिवम त्यागी ने भी वही बात करी कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा जब तक नहीं होगी तो वही एग्जाम्पल जो उन्होंने नोकिया का दिया वही होगा। तो मैं कहने के बाद ये मैं कहना चाहूंगा कि बात आई, देखिए मैं कुछ कड़वी बात कहता रहता हूं कि अभी हमारे दोस्त जो हैं नदीम साहब, वो कह रहे थे कि मदरसों का कोई ताल्लुक नहीं आतंकवाद से। बिल्कुल इस बात में विश्वास रखता हूं, लेकिन देखिए आपने एक बात और कही, मैं थोड़ा सा उसमें बाद में आऊंगा। आपने दो लोगों का नाम लिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम लिया और आपने आदित्यनाथ योगी का नाम लिया कि ये मदरसों को मॉडर्नाइज करना चाह रहे हैं। एक नाम भूल गए आप, असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, वो भी मदरसों का विकास करना चाह रहे हैं। और उन्होंने एक समिट में ये कहा था कि हम चाहते हैं बच्चे कुरान भी पढ़ें, साथ ही साथ मैं ये भी चाहता हूं कि इन मदरसों में से मैं प्रोफेसर, IAS ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट वगैरह सब निकालूं। हाँ, लेकिन फिरोज बख्श साहब, आप क्योंकि जो आपने नाम लिया, मैं अभी उस पर डिबेट में आता, लेकिन मैं जहां तक मेरे जहन में ध्यान आता है, आप उसको स्पष्ट करेंगे।
उनका शायद कुछ ऐसा बयान भी था, वो कहते हैं कि मैं कोई मदरसा रहने नहीं दूंगा, ये भी मीडिया में चला। उन्होंने कहा मदरसे वदरसे नहीं होने चाहिए। हाँ, मैं उस पर भी क्लैरिटी मैं ले लूंगा। एक समिट में मुझे मिले थे, बल्कि दूसरी समिट में मिले थे, तो उनसे मैंने सवाल किया था। जा रहे थे वो तेजी के साथ अपनी गाड़ी की तरफ रोक के सवाल किया, वो रुक गए। तो ये जो आपने बात कही कि मैं किसी भी मदरसे को नहीं रहने दूंगा, इसका मकसद ये नहीं है कि सब मदरसों को ख़त्म कर देंगे या ही विल रेज देम टू द ग्राउंड। नहीं, इसका मकसद ये कि उन मदरसों को, ये जो मॉडर्न एजुकेशन के जो स्कूल हैं, वहाँ दीनी तालीम भी चलती रहेगी, साथ ही साथ वहाँ पे मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रेंच जो भी पढ़ा सकते हैं। उनका मकसद ये था कि मदरसा नहीं रहने दूंगा कि उसमें वो मॉडर्न एजुकेशन, इसका मतलब उल्टा नहीं ले। अगर उसका उल्टा होता तो पूरा जो असम का सड़कों पे आ जाते हैं वहाँ के जो मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम लोग हैं सारे। और एक बात और बता दूं, बात आई थी आतंकवाद की, तो देखिए क्या है कि जहां तक कंट्री की सेफ्टी और सिक्योरिटी का ताल्लुक है, उस पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होगा, मदरसा हो या कुछ भी हो। जो अभी 3 मदरसे ढाए गए वहां पे कोकराझार या कहीं पे भी असम में, कुछ वहां हुआ होगा, वरना किसी को काले कुत्ते ने नहीं काटा हुआ है कि जाकर के और उनको जो है गिरा देगा। तो आमतौर से मदरसों में ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जाता, ऐसी कोई आतंकवाद की तालीम नहीं होती। वहाँ पे बच्चे को बता दिया जाता है जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, आपका आधा ईमान, बल्कि मैं तो कहूँगा अशोक भाई कि हमारा पूरा ईमान ही वतन से मोहब्बत, वतन पे मर मिट जाना, नेशनलिज्म और ये समझिए कि पेट्रियोटिज्म है। तो जो लोग मतलब नाम लेके आते हैं, हाँ, जो वहाँ पे हुआ राजस्थान में कि उसका कन्हैया का और उमेश का गला काट दिया गया वहाँ मध्य प्रदेश में, हरगिज ये लोग मदरसे के नहीं थे। और अगर जिसने ऐसा किया है तो उसको प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कभी भी माफ नहीं करेंगे, अल्लाह उनको माफ नहीं करेगा। लिहाजा आखिर में कह के मैं बात को खत्म करूंगा कि मदरसों का जो विकास हो रहा है उसको होने दें। योगी ने जो कदम उठाया है, हिमंता बिस्वा शर्मा जो कदम उठा रहे हैं अपने स्टेट में, या जहां मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा होगा, ये इस बात को देखने के लिए जो आपने शुरू में कही थी अशोक भाई कि बच्चों को सही खाना मिल रहा है, बच्चों के कमरे सही हैं, दे आर वेल लिट, वहां पंखे सही हैं, टॉयलेट सही है, पानी सही मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मदरसे का जो मैनेजर है वो तो 500 गज की कोठी में रह रहा है और मदरसा जो है वो 100 गज के कोठी में चल रहा है, छप्पर पड़ा है, न ढंग की बिजली है, न खाने को कुछ है, न पीने को कुछ है, न कपड़े ढंग के हैं। तो ये तरीका नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा, मदरसा आर रन ऑन शू स्ट्रिंग बजट। मैं समझता हूं सरकार अब इनको शू स्ट्रिंग बजट से निकाल के प्रॉपर बजट देगी। कोई मदरसा बंद होने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है। ओके, चलिए, तो सवाल ये कि हाँ, मैं आ रहा हूँ मौलाना साहब, आऊंगा, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना है। पर जाहिर सी बात है कि जो पूरी पहल है ये तो सही दिशा में फिलहाल जाते दिख रही है। हालांकि बहुत सारे लोग जो इस सरकार के पक्षधर हैं, उनको ये हो सकता है, वो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई मदरसे बंद होंगे सारे और बिल्कुल उनको पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वो होता दिख नहीं रहा है। हालांकि भुवन भास्कर जोशी कह रहे हैं कि सरकार की मंशा अभी क्लियर नहीं है। तो सवाल है कि क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा क्या हमें इंतजार नहीं करना चाहिए? मैं आऊंगा इस पर इस ब्रेक के बाद। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, the Ministry of Ayush has set up an export promotion council. पारंपरिक और आधुनिक इलाज की साझा ताकत को मजबूत करना होगा। आयुष और मॉडर्न हेल्थ केयर का एक साथ एक बराबर विकास होगा, तभी बेहतर स्वास्थ्य समाधान हम तैयार कर पाएंगे। Owing to our Prime Minister Shri Narendra Modi's efforts and focused approach, the market size for Ayush streams, including Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, Sova Rigpa and Homeopathy, has crossed over $18.2 billion, growing at 17% every year. The Ayush Excel will add to this growth by facilitating ease of doing business and reducing compliance burden for Indian exporters.
It will facilitate the promotion, publicity and exports of India's Ayush for global good and establish worldwide recognition of Ayush streams as system of medicine. Ayush Excel shall also monitor the observance of international standards and regulations by exporters and will bring India's traditional medicinal sciences to the world in their full glory. काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ओके, तो दो टूक आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर, और दो टूक में हम आज का विषय जो ले रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वेक्षण का काम पूरा, लेकिन मिशन अधूरा। ये मिशन क्या है ये समझने की जरूरत है। मिशन क्या होगा ये समझने की जरूरत है, क्योंकि जब मदरसों का सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ, जब इसका ऐलान किया गया था, तो कई राजनीतिक पार्टियों ने और साथ साथ कई कट्टरपंथी मौलाना ने इसका विरोध किया था। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में करीब करीब 8,500 से ज्यादा मदरसे जो हैं ऐसे चल रहे थे जो रजिस्टर्ड नहीं थे। जिन्हें इसलिए रजिस्टर्ड नहीं थे तो उन्हें गैर कानूनी कहा जा सकता है, क्योंकि अगर कानून के तहत आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप चल रहे हैं तो वो कानूनी तौर पे सही नहीं थे। क्या अब उन्हें कानूनी प्रक्रिया में लाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इनका हमारा लक्ष्य जो है ये अल्पसंख्यक जो छात्र छात्राएं जो भी मदरसों से शिक्षित होते हैं उनकी सेहत, शिक्षा और उनके सर्वांगीण विकास का ध्यान रखा जाए और साथ साथ उन्हें तालीम भी अच्छी मिले। सरकार ये कह रही है, विपक्ष मंशा पे सवाल उठा रही है, लेकिन जैसे बड़ी बात मैंने कही कि अब इस मॉडल को लेकर के असम की सरकार ने भी कहा है कि वो भी जो 2,500 मदरसे हैं उनके ऊपर नजर रखेगी, करीब से नजर रखेगी। वहां कुछ गतिविधियां ऐसी हुई हैं मदरसों से जुड़ी जो संदिग्ध हैं, जो कि ठीक नहीं है, जिहादी गतिविधियां जुड़ी हुई, इसलिए सरकार ने वहां भी तय किया है कि सर्वे होगा, नजर रखी जाएगी। इन्हीं सब चीजों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये किस दिशा में ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, मौलाना नदीमुद्दीन जी, ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष हैं, फिरोज बख्त अहमद जी शिक्षाविद हैं, शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी मौलाना नदीमुद्दीन जी, मैं फिर उसी बात पर आता हूं जहां से हमने शुरू की थी। मैं ये कहता हूं कि मौलानाओं को इसका स्वागत करना चाहिए, ये कहना चाहिए कि बिल्कुल ठीक है, ये सही दिशा में है, और ये मॉडल जो है यूपी का जो मॉडल है, असम कह रही है हम अपनाएंगे, असम क्यों, पूरे देश में ये होना चाहिए। देखिए, आज के जो मदारिस हैं, आज के जो मदरसे हैं, इनमें बहुत ज्यादा बदलाव करने की जरूरत है। मॉडर्न एजुकेशन ला करके ही बच्चों को आप समाज के अंदर खड़ा कर सकते हैं। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चों की तरबियत जमाने के एतबार से करो, जमाने का क्या तकाजा है। आज जरूरत है साइंस की, आज जरूरत है ज्योग्राफी की, आज जरूरत है मैथ्स की, आज जरूरत है टेक्नोलॉजी की, तो सिलेबस के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव करने की जरूरत है। हम इसकी वकालत करते आए हैं और हम लोग कर रहे हैं। हम लोग भी जहाँ मदरसे से पढ़े हैं वहाँ हम लोग भी यूनिवर्सिटी से जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करके हम भी आपके पास बैठे हुए हैं। अभी देखिए, तेलंगाना की सरकार ने बड़ा अच्छा कदम उठाया। 1 लाख बच्चे इंग्लिश मीडियम में माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल। देखिए, जितनी यहाँ शिक्षा सरकारें देंगी ये मदरसे के अंदर नहीं जाएंगे। तो मदरसे के अंदर कौन चाहता है, इनको नजरअंदाज कर दिया गया है। तो ये मदरसों की भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सामने आए। तो सरकार ने जो सर्वे कराया है, तो आप कह रहे थे कि कट्टरपंथी किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया, हमें कह रहे कि सरकार करेगी क्या, इनको मान्यता दे, ये मान्यता दे। नहीं सर, कई लोगों ने विरोध किया था, आप ये गलत कह रहे हैं सर। कई लोगों ने खुल के विरोध किया था
और राजनीतिक पार्टियों के मुस्लिम नेताओं ने तो खुल के कहा था कि ये यूपी सरकार जो कर रही है, अभी तो हमने सुना, कुछ बयान सुने भी। ठीक है, मगर मैं कह रहा हूं कि जब सरकार ने कदम उठा लिया, सर्वे हो गया, तो इसके अंदर क्या कमी निकली वो सरकार बताए, और जहां जहां कमी है सरकार पूरी करे। मगर मॉडर्न एजुकेशन देना मदरसों में जरूरी है और मदरसों को मॉडर्नाइज किया जाए, इसका हम सरकार से डिमांड करें। ठीक है, मदरसों को मॉडर्नाइज किया जाए, आपकी डिमांड हो सकती है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन भुवन भास्कर जोशी जी, मौलाना जी भी कह रहे हैं कि भाई मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, तो फिर तो मैं फिर कह रहा हूं कि अब तो आप भी स्वागत कर दीजिए, कह दीजिए कि भाई बहुत अच्छा काम किया योगी आदित्यनाथ जी ने, जो काम आपको करना चाहिए था, आप लोगों की सरकार थी, आप लोगों ने नहीं किया मदरसों के मॉडर्नाइजेशन का, वो काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, अब तो आपको भी स्वागत कर देना चाहिए। किससे पूछ रहे हैं? जी जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, मैं आप ही से कह रहा हूं, स्वागत कर दीजिए, इतना बढ़िया कदम है। मौलाना जी कह रहे हैं भाई मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। दूसरों का रोड मैप पूछते हैं, खुद को पता नहीं सवाल किससे पूछा जा रहा है। नहीं अभी मैं इनको पहले क्लियर कर दूं, वहां से वही सहायता चैनल से, तो इसलिए मैं उस बात पे था, इसलिए मैं जवाब नहीं दे पाया। ओके जी, बहुत अच्छे से सुनता, अशोक जी के साथ लगातार जुड़ा रहता हूं। जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, जो सर बोलिए सर ये इंटरप्ट कर रहे हैं इनसे, बोलिए, इंटरप्ट नहीं कर रहा, बोलिए आप, बोलिए। हाँ। मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं, जो सरकार की नीति है, नियत है और दिशाहीन सरकार है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए आज भी देखिए दोनों मंत्री, दर्जा प्राप्त मंत्री दानिश अंसारी जी क्या कहते हैं और आज धर्मपाल सिंह जी क्या कहते हैं। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं, जब मंत्रियों में ही आपस में कंफ्यूजन है, तो देश को और राज्य को क्या दिशा सर कंफ्यूजन आपको कैसे दिखता है? मुझे बताइए, फिर हम उस पर भी चर्चा करें। कहाँ आपको कंफ्यूजन दिखता है? कंफ्यूज तो अशोक भाई नजर आ रहे हैं, इनका नाम लेके इनसे सवाल पूछा गया, ये पूछ रहे हैं किससे सवाल पूछा जा रहा है। नहीं कोई बात नहीं, चलिए वो छोड़ दीजिए, लेकिन आपको कहाँ कंफ्यूजन दिख रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में? मैं बताना चाहता हूं, मैं डिबेट में अभी मौलाना जी के साथ था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दानिश अंसारी जी ने कहा है कि जो गैर कानूनी कह रहे हैं, जो शब्द जो हम गैर कानूनी के शब्द से भी हमें इसमें दिक्कत है, गैर मान्यता प्राप्त हम कहना चाहेंगे, कि गैर मान्यता प्राप्त जो है उन पे कार्रवाई नहीं होगी। और इनके जो मंत्री है धर्मपाल सिंह जी, जो कि मंत्री है अल्पसंख्यक के, उन्होंने कहा है कि कार्रवाई होगी। तो सरकार के जो दो मंत्रियों में ही जब बात क्लियर नहीं है, अच्छा एक बात सुनिए, अच्छा एक मिनट अब एक बात सुनिए प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, आपके शब्दों में मैं बात करता हूं कि भाई 8,500 जो मदरसे हैं वो मान्यता प्राप्त नहीं निकले, रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है ना, यही बात ना? तो अगर एक मंत्री ने कहा कार्रवाई होगी, तो कार्रवाई का क्या, कार्रवाई तो होनी होगी। अगर 8,500 अनरजिस्टर्ड निकले हैं, उनको रजिस्टर्ड करके उनको मॉडर्न किया जाएगा, तो वो भी तो कार्रवाई है। आप कार्रवाई का मतलब ये क्यों सोच रहे हैं कि योगी जी का बुलडोजर आएगा उन पे चढ़ जाएगा? अशोक जी, क्या आप ये प्रदेश के हित में है? क्या ये प्रदेश की सरकार के हित में? मुझे आप बताइए कि दो मंत्री एक ही विभाग के, एक अरे बाबा सुनिए ना, मैं आपको अच्छा सुनिए, मैं आपको बताता हूं। एक मंत्री कहते हैं कार्रवाई होगी, ठीक है, दूसरे मंत्री कहते हैं कि भाई मॉडर्नाइज किया जाएगा। तो मैं तो कहता हूं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कार्रवाई होगी, मॉडर्नाइज किया जाएगा, ये पूरा वक्तव्य है। आप इसको दो दिशा में देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये आपकी दिशा भ्रम हो सकता है ना। एक मंत्री ने कहा कार्रवाई होगी, दूसरे मंत्री ने कहा कि भाई हाँ मॉडर्नाइज किया जाएगा, तो बात तो एक ही हो गई। अशोक जी आप खुद गलत कर रहे हैं। मैं कहां गलत कह रहा हूं सर? अशोक जी, मंत्री ने कहा है, मैं और ये डिबेट में थे, मंत्री ने कहा है कि कार्रवाई होगी, एक मंत्री ने कहा कार्रवाई नहीं होगी। सरकार अपना रुख प्रदेश को और देश को बताने का काम करे, क्या कार्रवाई होगी या कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा एक बात बताइए, मैं इससे पहले शिवम जी आए, एक से पहले कि शिवम जी कुछ कहना चाहते हैं, इससे पहले एक बात बताइए, अगर नेपाल बॉर्डर पर 450 करीब 500 ऐसे पाए जाते हैं, और मैं आपको नाम बता दूं और मैं आपको यह बता दूं इनमें क्या क्या हो रहा था। ये है भरता राशनगढ़ गांव, जो इंडो नेपाल बॉर्डर पर नो मेंस लैंड में बसा है। नो मेंस लैंड में गांव बस गया, पता ही नहीं चला किसी को, और उस गांव में मदरसा खुल गया। और दूसरा एक गांव है सदही पुरवा, यह भी नो मेंस लैंड पे है। तो सवाल है कि नो मेंस लैंड पर गांव बस गया, मदरसा खुल गया, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए?
देखिए, मैं कहना चाहता हूं यही सरकार की इंटेलिजेंस फेलियर है, यही सरकार का फेलियर है। नहीं, अरे सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। अरे सवाल का, अरे आप अभी आप कार्रवाई का विरोध कर रहे थे, मैं आपसे पूछ रहा हूं सीधा सवाल। आप ये इंटेलिजेंस, चलिए मान लिया, ओके मान लिया आपके, चलिए एक मिनट मान लिया आपकी बात, इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो मदरसा है, कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे गोल पोस्ट बदल रहे हैं, क्या जवाब देंगे बेचारे? सर मेरे बारे में फैसला आप मत करिए, देश की जनता कर सवाल जवाब दीजिए। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, सरकार को अपनी जो पॉलिसीज है पहले देश और प्रदेश के सामने रखनी चाहिए, निश्चित तौर पर बताना चाहिए। जोशी जी प्लीज, मेरे सवाल का सीधा जवाब। मैंने पूछा, आपको गांव को बता दिया, मैंने आपको बता दिया नो मेंस लैंड पर वहां मदरसा बन गया, कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तब मैं मंत्री का बयान को देखूंगा ना कि मंत्री का बयान सही है कि गलत है। मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, हम किसी भी गैर कानूनी चीज का समर्थन नहीं करती। समाजवादी पार्टी इसका मतलब कार्रवाई होनी चाहिए, तो क्लियर हो गया कि अगर वो एक मंत्री ने कहा कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी गलत नहीं थे। दूसरे मंत्री ने कहा कार्रवाई नहीं होगी, तो उन्होंने उनके लिए कहा कि कार्रवाई नहीं होगी मतलब बुलडोजर नहीं चलेगा। तो समझ का भी फेर हो सकता है। शिवम जी। अशोक जी, दो एंगल हैं इसके, अब इसको पता नहीं कैसे भुवन जी ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। खैर समाजवादी के प्रवक्ता हैं, नो वंडर्स। एक चीज है, एक मंत्री ने कहा कि कार्रवाई होगी, एक ने कहा नहीं होगी। अब इसमें दो चीजें, एक सिर्फ एक ही एंगल नहीं है अवैध होने का। अवैध होने का किसी चीज के 1000 तरीके से अवैध हो सकता है, गैर कानूनी हो सकता है, गलत हो सकता है, गलत चीजों में लिप्त हो सकता है। एग्जाम्पल आपने 8,500 कहा, मैं मानता हूं एग्जाम्पल के तौर पे कि 8,500 में से 7,500 वो हैं जिन्होंने मान्यता नहीं ली, ठीक है। उनको मान्यता के लिए तमाम जो पेपर्स हैं उनको प्रोड्यूस कराए जाएंगे, कोशिश की जाएगी उनको एक बेटर फॉर्म में लाया जाए। आखिरकार जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं या गैर सरकारी जो पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको तोड़ना तो सरकार भी नहीं चाहेगी ना। बाकी के 1000 में कुछ ऐसे हैं जो गलत जमीन पर बने हुए हैं, बाकी के कुछ ऐसे हैं जो जमीन कब्जाने के लिए बने गए हैं, बाकी के कुछ ऐसे हैं कि किसी गरीब की जमीन दबाकर वहां पर मदरसा बना दिया और फिर उसको धार्मिक रंग देके उसको दबा लिया। बाकी के उसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिन पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज मिलेंगी, जैसे कि नेपाल बॉर्डर के पास की जो आपने बात बताई है, वहां पर अध्यापक कौन है उसका इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। वहां पर क्या एक्टिविटीज हैं वहां पर बहुत जरूरी है, क्या वो किसी देश से किसी और दूसरी कंट्री से कनेक्ट होकर कुछ और काम कर रहा है। और जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो ये आधार के साथ कह रहा हूं, क्योंकि असम में पिछले दिनों देखा आपने किस तरीके से अलकायदा से जुड़े हुए पाए गए लोग और उनको किस तरीके से गिरफ्तार किया, मदरसों को गिराना भी पड़ा क्योंकि वो देश के खिलाफ काम कर रहे थे। तो सुनिए आदरणीय समाजवादी प्रवक्ता जी, जो मदरसों में लोग और वहां के कुछ भी लोग संलिप्त होकर इस देश के खिलाफ काम कर रहे होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे कोई मंत्री ना भी कहे तब भी होगी, वो नेचुरल प्रोसेस है। और जो इस देश की शिक्षा के साथ हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं और उनके पास कुछ कागजों की परेशानी है या किन्हीं कारणों से उनको कुछ लाइसेंसेस नहीं मिले, उनको सरकार आगे बढ़ाएगी, लाइसेंसेस देके उनको एज इट इज शिक्षा देगी। अब आप मुझे बताइए इसमें कंफ्यूजन कहां है? दोनों मंत्री यही बात कह रहे हैं, सारी बातें यही हैं। मुझे लगता है इसको और ज्यादा उलझाने से बेहतर है कि जो अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया उलेमा के मौलाना नदीमुद्दीन, समाजवादी पार्टी वाले तो उनसे भी बड़े मौलाना बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। भुवन भास्कर जोशी कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। ये क्लियर करे सरकार अपनी सोच क्या, ये नीति ठीक नहीं। ओके, एक ब्रेक शिवम त्यागी जी यहाँ पर गलत बता रहे हैं। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी मांग है कि दोनों जो मंत्री हैं उनका विरोधाभास है, सरकार अपनी स्थिति क्लियर करे। सर विरोध, सुनिए भुवन भास्कर जोशी जी, चलिए मैं आपकी भुवन भास्कर जोशी जी मैं एक रिपोर्ट आपकी जानकारी के लिए चलेगा। भुवन जोशी जी एक मिनट आपकी जानकारी के लिए और बाकी लोगों की जानकारी के लिए एक रिपोर्ट का हिस्सा और पढ़ देता हूं और उससे लगेगा कि कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। जो बात शिवम जी ने कही, अब मैं बताता हूं उस रिपोर्ट का हिस्सा। नेपाल सीमा से लगे मदरसों का इस्तेमाल कर आतंकवादी संगठन जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश JMB आतंकवादियों की भारत में घुसपैठ कराने की फिराक में था। अब यह रिपोर्ट आने के बाद कि ऐसी ऐसी जगहों पर नेपाल बॉर्डर पर जहां पे मदरसे बने हैं उनका इस्तेमाल आतंकवादी भारत में घुसपैठ, आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के लिए करना चाहते थे। तो अगर यह रिपोर्ट सामने आई तो सरकार को कार्रवाई करनी ही चाहिए, हर हाल में करनी ही चाहिए, नहीं तो आप ही कहेंगे कि इंटेलिजेंस फेलियर है, सरकार ने क्यों नहीं किया।
तो अगर मंत्री जी ने कहा कि कार्रवाई होगी तो इसका भी समर्थन कीजिए, खुलकर कहिए कि बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे मदरसों पे कार्रवाई नहीं हो तो फिर देश कैसे चलेगा। मुल्क की सिक्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं। मैं आऊंगा फिरोज बख्श साहब, लेकिन इस ब्रेक के बाद। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है, उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ओके, दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का काम पूरा लेकिन मिशन अधूरा। मिशन क्या है समझने की जरूरत है, और उत्तर प्रदेश सरकार क्या सही दिशा में जा रही है, और सही दिशा में जा रही है तो क्या इस मॉडल को देश भर में फॉलो करना चाहिए। इसी सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए थे और इस बीच मेरे साथ 5वें मेहमान रमनीश वत्स जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मैं रमनीश जी आपके पास आऊँ उससे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ फिरोज बख्श जी। फिरोज बख्श जी, एक और रिपोर्ट में छोटी सी पढ़कर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अल्टीमेटली अब करना क्या है, क्योंकि मौलाना नदीमुद्दीन जी भी कह रहे हैं कि भाई मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, सब चीज़ें हैं। मैं ये देख रहा था, अगेन यहाँ पर मैं एक रिपोर्ट का जिक्र करता हूँ। भारत नेपाल सनोली सीमा पर जो मदरसों की जब जांच करने पहुंची, वहाँ पर मान्यता प्राप्त मदरसे भी हैं वहाँ जब पहुंची तो वहाँ पर अरबिया, अहले सुन्नत, मिसबाहुल उलूम में पढ़ने वाले जो बच्चे थे, अरबी, फारसी, उर्दू में बड़े तेज थे, लेकिन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी में उनका डब्बा गोल था। तो सवाल यह है कि अब क्या आगे करना चाहिए, क्या मॉडल? अशोक भाई, बहुत अच्छा सवाल है और जो मैं चाह रहा था वो आपने पूछा, मेरे दिल की आवाज है। देखिए क्या है, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत तेज थे बच्चे उर्दू में, चाहे फारसी में या अरबिक में, लेकिन साइंस में, मैथ्स में डब्बा गोल था। यही होता है असल में। क्या है, जो मदरसे में बच्चे जाते हैं ना, ठीक है, चाहे गरीब घरानों के हो, गरीब अमीर से बात नहीं है, दिमाग अल्लाह किसी का भी तेज कर सकता है। तो ये बच्चे इतना ज़बरदस्त इनका दिमाग होता है कि कुरान जैसे 1000 सफ़ों की जो किताब है उसको कंठस्थ कर लेते हैं बगैर जेर ज़बर पेश की गलती के। तो दिमाग क्या होगा, हमसे तो कुछ बड़ी आयतें याद नहीं हो पाती हैं, लेकिन ये बच्चा सारा 1000 पेज का वो याद कर लेता है कुरान को। तो उस इंटेलिजेंस को टैप करना चाहिए। उन बच्चों को अगर हम हिसाब सिखा दें, केमिस्ट्री सिखा दें, फिजिक्स सिखा दें और उनको हिंदी भी सिखा दें, उनको स्पोर्ट्स की तरफ भी ले जाएं, तो ये बच्चे आगे चल के मोदी जी का जो मेरे सपनों का भारत वो चाह रहे हैं वो बना देंगे। और मोदी जी ने तो कई बार ये बात कही है कि मैं हर मुस्लिम बच्चे के एक हाथ में कुरान और एक में कंप्यूटर देखना चाहता हूं। तो इस बात को, और नदीमुद्दीन साहब मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सेंसिबल उन्होंने बात कही कि जब तक मदरसे मॉडर्नाइज नहीं होंगे तो हमारा भारत आगे नहीं बढ़ेगा। तो इनको मॉडर्नाइज करना होगा और जहां जहां सर्वे हो रहे हैं वो मदरसों को बंद करने के, चाहे उनकी मान्यता हो या नहीं हो, रजिस्ट्रेशन हो या नहीं हो, बंद नहीं होंगे, उनको फैसिलिटीज दी जाएंगी। और मैं एक बात और बताता चलूं, 10,000 करोड़, सुनिए, 10,000 करोड़ फंड आता है। ये प्रियांक कानून गो ने आप ही के एक प्रोग्राम में बात कही थी कि ये इन पे ये 10,000 करोड़ कहाँ जाता है, इन बच्चों पे लगे
तो सही मानों में भारत विश्व गुरु बने, क्योंकि बच्चे वतन परस्त हैं, कौम परस्त हैं बच्चे। ये मुल्क को अमेरिका से, फ्रांस से, चाइना से, बर्तानिया से आगे ले जाएंगे। तो हमें उस राह पे, और हमें चाहे वो योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो या हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार हो या एमपी की सरकार हो, जहां मदारिस को मॉडर्नाइज करने की बात है, सरकार के हाथ मजबूत करने चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए अरे सर्वे करने आओगे तो हम जूते चप्पलों से आपका स्वागत करेंगे। तो ये इस चीज से जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स कम अंडर स्कैनर, ठीक है, ये इन चीजों से बचना चाहिए और सरकार का साथ दें। सरकार वेल मीनिंग है, सरकार मुसलमानों का क्या सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेके चल रही है। और मौलाना आजाद का जन्मदिन है, 134वां जन्मदिन है, तालीम की बात हो रही है। मैं तमाम लोगों को जो हमारी बात सुन रहे हैं उनको मैं नेशनल एजुकेशन डे की मुबारकबाद देता हूं और इस बात की भी के लिए का भी इंतजार करता हूं कि योगी सरकार में और असम सरकार में ये मदरसे न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन देंगे और इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस बन के दिखाएंगे। ओके, तो रमनीश वत्स, ये जो पूरा मॉडल है यूपी का जो शुरुआत हुआ सर्वे का, वो काम सही दिशा में जा रहा है, बहुत जबरदस्त काम लग रहा है। अभी तक जो पूरी डिबेट निकल कर है, अगर सिर्फ नीयत पे अगर शक ना करना हो तो नीयत पे तो हमेशा शक हो सकता है। तो सवाल है कि क्या ये मॉडल पूरे देश में अपनाने का वक्त है, क्या ये मॉडल पूरे देश में इसको फॉलो करने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, सबसे पहले ये जो आपने टॉपिक लिया उसके लिए साधुवाद। और कहा जाता है कि नियत गुण बरकत, और खास करके देखिए मोदी जी की बात होती है हमेशा, वो इनका एक नारा होता है कि सबका साथ और सबका विकास। तो सबका विकास संभव तभी हो सकता है कि मुस्लिम भाई, खास करके जो हमारे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके हाथ में, बिल्कुल सही कहा था फिरोज भक्त जी ने, एक हाथ में यदि कुरान की बात प्रधानमंत्री कहते, दूसरे हाथ में हमारा कंप्यूटर भी होना चाहिए, विज्ञान भी होना चाहिए। लेकिन इन बच्चों को लगातार हम देखते हैं कि आप 2012 से 17 में सपा की सरकार थी, यदि ये पहल उनकी तरफ से भी आता तो मैं उनको साधुवाद देता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लेकिन योगी जी ही आए, इसके पहले कोई आया नहीं। फिर दूसरी बात करते हैं कि आप ये देखिए कितनी अनूठी पहल है कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में हम विज्ञान को सौंप रहे हैं। क्योंकि देखिए आज हमारा देश चंद्रयान की बात जब हम करते हैं, स्पेस में हम जाने की बात करते हैं, तो उसमें उन मुसलमान मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को भी हम साथ में लेना चाहते हैं। हमारी सरकार जो है उनको भी साथ में लेना चाहती है। तो बेसिक शिक्षा की बात करते हैं तो बेसिक शिक्षा हमें देनी चाहिए, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को भी देनी चाहिए। लेकिन हम मौलाना और सिर्फ मौलवी बना करके देश विरोधी जो गतिविधियां चलाई जाती है, जो यौन शोषण किया जाता है, ये इसके खिलाफत में हूं। ये चीजें रुकनी चाहिए। और शायद आज हम समझ रहे हैं कि आज हम गणित से, हिंदी से, संस्कृत से, जो संस्कृति हमारी है, उससे हम महरूम कर रहे हैं। उन बच्चों को लगातार महरूम किया जा रहा है। आजादी से लेकर के आज तक यही हुआ था। लेकिन आज यदि योगी जी के माध्यम से, यदि हेमंत बिस्वा शर्मा के माध्यम से, खास करके ये जो पहल है, पूरे देश में हर एक राज्य को स्वागत करना चाहिए और सब जगह ये होना चाहिए। क्योंकि अशोक जी, ये अनूठी पहल कहां से कहां ले जा सकता है। मौलाना को मौलाना से महरूम अलग होते हुए एक डॉक्टर और इंजीनियर और साइंटिस्ट बना सकता है। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे के साथ आप देखिए उनका लगातार किस तरह से शोषण किया गया। बहुत अच्छी बात कही है रमनीश जी। मैं एक बात और जोड़ दूं आपकी बात में, देखिए कि जहां हमें डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, मुस्लिम समाज में वहाँ इमाम, मुअज्जिन और ये मौलाना भी चाहिए। इनके बगैर मुस्लिम समाज नहीं चल सकता। तो दोनों में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, ओके रमनीश जी, रुकिए। ओके मौलाना, फिर से पुनः मैं साधुवाद देता हूं। ओके मौलाना नदीमुद्दीन जी, तो कुल मिलाकर ये डिबेट इस रास्ते पर आकर जो है खत्म हो रही है कि योगी जी का मॉडल पूरा देश फॉलो करे। नहीं, देखिए जहां पर आतंकवादी गतिविधियों में जो मदारिस पाए जा रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करिए। मैं तो कहता हूं कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। आप योगी जी की मॉडल कर रहे हैं, मोदी जी की। मैं कहता हूं कि देश में सरकार किसी वर्ग की नहीं होती, सरकार की होती, और सरकार की जिम्मेदारी है सबको शिक्षित करे। तेलंगाना 1 लाख मुस्लिम बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन दे रही है। तो वो सरकार जिस तरह से पहल की है, तो मैं कहता हूं कि तमाम सरकारों को पहल करनी चाहिए। सरकारें पहल करें ना करें, खुद मुसलमानों को पहल करनी चाहिए। मुसलमान अपने मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन पाए, जिस तरह से
समाज से वो पैसा लेकर के मदरसे से खर्च कर रहे हैं, तो वो पैसा मॉडर्न एजुकेशन पर खर्च करें, ये ज्यादा बेहतर है। ओके, आखिरी शब्द आपके शिवम जी। देखिए, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आप इस देश की व्याख्या करना चाहते हैं तो देश आपके शरीर के समान है। हर एक हिस्से की अपनी एक रचनात्मकता और रियलिटी है और जरूरत है, लेकिन समय के साथ अगर चीजों में कहीं ना कहीं परेशानी आती है, उसको दुरुस्त आपको लगातार करना पड़ता है। शरीर का अगर एक कोई अंग किसी बाहरी कारण की वजह से गलता है तो समय पड़ने पर शरीर को सेफ और सुरक्षित रखने के लिए उसको काटना भी पड़ता है। बड़ी शालीनता से और सम्मान से ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल कोई गलत नहीं है और कोई जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर सरकारें चलती नहीं, पॉलिसी सब एक ही जैसी होती है। लेकिन अगर कोई इस देश को किसी भी तरीके से खोखला करने की कोशिश करता है तो माफ कीजिए, सुधार की आवश्यकता है। और जहां तक बात एजुकेशन की है, इसको बिना मॉडर्नाइज करे तो देश आगे बढ़ ही नहीं सकता, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। मैं कहता हूं बेसिक स्कूल से लेकर मदरसा तक हर किसी चीज को मॉडर्नाइज करने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछली सरकारों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से उनमें हाथ ही नहीं लगाया। उन्हें लगा उनको हाथ लगाएंगे तो वो बात करेंगे। आपको याद होगा अशोक जी, 10 सेकंड में खत्म करूंगा, जब शाहबानो का केस पलटा गया तो वो सिर्फ कहने भर से नहीं पलटा गया था और सिर्फ कुछ 4 मौलानाओं की वजह से नहीं पलटा गया था, पूरे देश का मुसलमान सड़कों पर उतर आया था। और एक महिला को मेरा ख्याल 200 कुछ रुपए मिलने थे, वो नहीं मिले थे। और उस दिन के बाद से इस देश की मुसलमानों की चीजों में सरकारों ने हाथ ही लगाना बंद कर दिया, वो डरने लगे। तो सर सॉरी, अगर ऐसे डरते रहोगे तो वो जो बच्चे हैं ना वो बर्बाद हो जाएंगे। मेरे छोटे भाई सुनो, शिवम मेरे छोटे भाई ये भी देख लो, जो हाय मदरसा कर रहे हैं, चीन को देख लें, ना वो मस्जिद है, ना मौलाना है, ना मदरसा है। इस वजह से हिंदुस्तान एक जन्नतुल फिरदौस है। तो जो लोग चीन मॉडल की तारीफ करते हैं उनको ये भी देख लेना चाहिए कि चीन मॉडल क्या होता है। बहरहाल कुल मिलाकर इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो कदम है, और सिर्फ सरकार की नीयत पर अगर आप शक करना चाहें तो फिर आपको 1000 बहाने मिलेंगे, वरना ये जो पूरा कदम है ये ऐसा लग रहा है कि सही दिशा में जा रहा है। और योगी सरकार को और हेमंत बिस्व शर्मा सरकार को साधुवाद देना चाहिए जो मॉडल खड़ा किया गया, और देश भर में मदरसों के मॉडर्नाइजेशन के लिए इसी तरह से सर्वे होने चाहिए। जहां कमियां हैं उन कमियों को देखा जाए, जहां कुछ गलत हो रहा है वहां पे बंद भी किया जाए उन लोगों को, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। 2 टूक में फिर आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। दो टूक के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात